Hello class, welcome again to the class of accountancy. This is lecture number 5 of topic journal entries. Yes, we are in lecture 5. In previous classes we have discussed how to make the entries and some of the examples of purchase and sales, income and expenses, discount, cash discount, trade discount. So now let's move forward with some more examples. कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. आज हम पढ़ते हैं कैपिटल के बारे में. कैपिटल क्या होती है? बिजनेसमैन जो बिजनेस में अमाउंट लगाता है, जो भी कुछ लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं. ठीक है, अब उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं ये सीख रहे हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे प्रोप्राइटर मतलब ओनर, बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है. इंट्रोड्यूस कैश, उसने कैश इंट्रोड्यूस किया इन द बिजनेस में, मतलब उसने बिजनेस में कैश लगाया. कितना लगाया? 1 लाख. तो बिजनेस में जब भी बिजनेसमैन कैश लगाएगा क्या एंट्री होगी हमको सीखना है. ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है बिजनेस में बिजनेसमैन कैश लगा रहा है. ध्यान रखिए, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, असेट आ रही है, डेबिट कर देंगे. जो भी चीज बिजनेसमैन बिजनेस में लगा रहा है लाइक वो असेट ही होगी. असेट बिजनेस में बढ़ रही है, डेबिट करेंगे. ये नहीं सोचना कि बिजनेसमैन के पास से जा रहा है, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे. बिजनेस में तो आ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे. और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन जो गिवर है क्रेडिट कर देंगे उसको हम. एक लॉजिक. दूसरा लॉजिक, जो पैसा हमारे पास बिजनेस में आ रहा है वो बिजनेस का नहीं है, बिजनेसमैन ने लगाया. ये भी एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी. ये बिजनेसमैन का पैसा है. तो कैपिटल का बैलेंस भी लायबिलिटी की तरह ही क्या होता है? सीआर. ठीक है, तो ध्यान दें यहां पर जब हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो गिवर बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन का नाम ना लिखकर हम लोग लिखते हैं कैपिटल, क्योंकि उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं कैपिटल. तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल. ये हो गई आपकी एंट्री. सिंपल. कैश अकाउंट लिया, बिजनेस में कैश ऐड लिया, बिजनेसमैन ने लगाया, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई 1 लाख. और लगाएगा और कैपिटल इंक्रीज होगी, वापस क्रेडिट करेंगे कैपिटल. ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल है. यहां मिस्टर राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैश 50,000 लगाया, फर्नीचर 10,000, मशीन 15,000. अब की बात 3 असेट लगाई है उसने बिजनेस में. कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, मशीन भी लगाया. ये सब कुछ जो उसने लगाया अल्टीमेटली है तो बिजनेस की कैपिटल. तो जो भी चीज बिजनेस में आ रही है सारी असेट है, असेट बढ़ रही है बिजनेस के लिए. डेबिट बॉटम्स के हिसाब से भी डेबिट ही करेंगे जो चीजें बिजनेस में आ रही है. 50,000 कैश आ रहा है, डेबिट. फर्नीचर असेट आ रही है, ये भी डेबिट. मशीनरी भी लगा रहा हूं बिजनेस में इनिशियली अपनी तरफ से, डेबिट. जो भी चीज बिजनेस में लगाएगा बिजनेसमैन अपनी तरफ से उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल. टू गिवर कौन है? बिजनेसमैन है. बिजनेसमैन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे. तो कुल बताओ कैपिटल कितनी होगी इसकी? 50 प्लस 10 60 प्लस 15 75. तो टोटल कैपिटल का हो गया हमारा 75,000. क्लियर है? इस तरह से हम लोग, ये वैसे देखा जाए तो पहली एंट्री है जब हम लोग सीखते हैं और बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी पहली एंट्री ये होती है जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी चीजें जब ला रहा होगा तो ये एंट्री की जाएगी. या तो कैश लाया या कुछ असेट्स लाए. क्लियर है बात की? ठीक है. अब इसी का उल्टा होता है, बिजनेसमैन ने यहाँ पे लगाया, ऐसा भी तो होता है बिजनेसमैन बिजनेस से निकालता भी है अपने पर्सनल खर्चे के लिए. वो कमा क्यों रहा है? बिजनेस क्यों कर रहा है? उसे अपने खर्चे भी तो निकालने हैं बिजनेस से. लेकिन उसे हम बोलते हैं टर्म ड्रॉइंग्स. क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो जब बिजनेसमैन लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्रॉइंग्स. है वही पर्सन बिजनेसमैन. लगाएगा तो उस समय बिजनेस के लिए गिवर होगा, क्रेडिट करेंगे. निकालेगा तो बिजनेस के लिए उस समय रिसीवर होगा, उस समय डेबिट करेंगे. लेकिन टर्म अलग अलग यूज करेंगे. लगाएगा दैट टाइम कैपिटल, निकालेगा दैट टाइम ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो अब आपको कुछ ट्रांजैक्शन ड्रॉइंग के कराते हैं. ये हमने ट्रांजैक्शन जो पढ़े कैपिटल के थे. अब देखिए ड्रॉइंग्स के ट्रांजैक्शन. तो देखिए अब आपके सामने ड्रॉइंग्स से कुछ ट्रांजैक्शंस हैं. ठीक है, ड्रॉइंग्स का मतलब जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस से अपने प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स. निकाल वो कैपिटल नहीं रहा, वो अब दोनों फर्क होता है. वो अपने कैपिटल नहीं निकाल रहा, वो बिजनेस ने जो कमाया है बिजनेस में वो चीज निकाल रहा है बिजनेस से. उसने लगाया अपनी तरफ से था, अब वो जो निकाल रहा है वो अपना नहीं है, वो बिजनेस का है.
वो बात अलग है कि बाद में हिसाब किताब लेके देके होगा कि तुमने इतना लगाया, इतना हमने से निकाल लिया, अब आपका नेट कैपिटल का बैलेंस ये बच गया। मतलब कैपिटल लास्ट में ड्राइंग से या ड्राइंग्स लास्ट में कैपिटल से एडजस्ट हो जाती है, सेट ऑफ हो जाती है, आपस में ये प्लस माइनस हो जाते हैं, फिर नेट बैलेंस निकल जाता है। ठीक है, तो भी देखिए एग्जांपल है प्रोप्राइटर मतलब वही ओनर, विथड्रू निकाला उसने फ्रॉम बिजनेस से, तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस से निकाला तो बिजनेस का ही निकाल रहा होगा। क्या निकाला? बिजनेस का 8000 कैश और गुड्स 5000 का, दो चीज बिजनेस से निकाल रहा है फॉर प्राइवेट यूज, इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो जब भी ड्राइंग्स होगी एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन जब बंदा बिजनेसमैन से बिजनेसमैन कुछ भी निकाल रहा है तो हम टर्म अलग यूज कर रहे हैं, अलग मत समझिए कुछ भी, है कैपिटल ही है बिजनेसमैन ही, लगाते टाइम वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल, उस समय बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए सीआर कर रहे हैं, लेकिन अब वो जैसे जैसे निकालता जाएगा वापस बिजनेस से तो बिजनेस की लायबिलिटी भी कम होती जाएगी, इसलिए उसको क्या करते जाएंगे? डेबिट करते जाएंगे, डीआर करते जाएंगे। क्लियर है बात की नहीं? तो ड्राइंग्स को हम ऑलवेज डेबिट करेंगे जब जब वो ड्राइंग करेगा बिजनेसमैन। और अब क्रेडिट क्या करें? बिजनेस से क्या जा रहा है? दो असेट जा रही है, कैश भी जा रहा है, कैश कम हो रहा है बिजनेस में से, कैश को क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास से गुड्स जा रहा है, और गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेज अकाउंट, क्योंकि वो खरीदा हुआ गुड्स ही निकालेगा बिजनेस से, तो जब हमने खरीदा था तब हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब वो निकाल रहा है वापस तो परचेज अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कितना कैश निकाला है? 8000 और कितना गुड्स निकाला है? 5000। टोटल ड्राइंग करने की हो गई 13000। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, इसमें भी प्रोप्राइटर है राम, पेड कर रहा है स्कूल फीस ऑफ हिज बॉर्न। ठीक है, मतलब अपने बच्चों की वो फीस दे रहा है, अपने बच्चों की जो फीस दे रहा है 10,000 रुपए, और अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद की लाइफ का उसने प्रीमियम इंश्योरेंस करा था, उसका प्रीमियम भी वो 2000 रुपीज कहां से दे रहा है? आउट ऑफ बिजनेस। तो ये भी उसके पर्सनल खर्चे हैं जो कहां से दे रहा है? वो बिजनेस में से दे रहा है। तो यहां पर भी क्या कहेंगे? इसको ये ड्राइंग कर रहा है। इस केस में भी वापस जो भी चीज आप निकालोगे बिजनेस से अपने पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए, ऑलवेज डेबिट क्या करेंगे? ड्राइंग्स। अब क्रेडिट करेंगे, क्या निकाल रहा है? यहां भी उसने पैसा देने के लिए जो है स्कूल फीस का अमाउंट देने के लिए कैश निकाला, और ये इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए भी कैश निकाला, तो हम क्रेडिट कर देंगे कैश, क्योंकि कैश जो हमारे असेट है वो कम हो रही है, क्रेडिट कर देंगे। तो कुल ड्राइंग कितनी हो गई? 12000, तो 12000 से क्रेडिट कर देंगे कैश। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखें, आपको कंफ्यूजन होगा सर हम ये हमारा एक्सपेंस है, स्कूल फीस को दिखाना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस दिखाना चाहिए। नहीं, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेसमैन प्रोप्राइटर के एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस नहीं, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसकी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे, वो खुद करेगा। हाँ, उसने इसका पेमेंट अपने बिजनेस में से किया है और बिजनेस में से निकाला है, तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? बिजनेस उसको क्रेडिट कर देगा, कैश को क्रेडिट कर देगा और ड्राइंग्स को डेबिट कर देगा। अगर ये एक्सपेंस बिजनेस के होते और बिजनेस में से हम दे रहे होते तो हम उन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, एज पर द रूल के एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। बट ये खर्चे बिजनेस के नहीं है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अगर आप बिजनेसमैन के लिए खर्चे बिजनेस में इंक्लूड कर लोगे तो आप बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस नहीं जान पाओगे। इसलिए बिजनेसमैन के खर्चे अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से चुका रहा है तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे, और बाद में ये माना जाएगा कि अल्टीमेटली वो अपना ही पैसा जो उसने फर्म से अपने बिजनेस में कैपिटल के तौर पे लगाया था वो निकाल रहा है। जब लगाया था कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, अब वो जब वो निकाल रहा है तो जस्ट रिवर्स करना है। आपको समझा दिया, डेबिट का उल्टा क्रेडिट है, क्रेडिट का उल्टा डेबिट है। तो जब आपने लगाया था हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था लायबिलिटी मानते हुए, अब हम निकाल रहे हैं तो वापस हम उनको डेबिट कर देंगे, बस अकाउंट अलग यूज कर लिया, नाम दे दिया उसको क्या? ड्राइंग्स। यहां तक की बात क्लियर है? तो ये कुछ ट्रांजेक्शन हमारे हुए रिलेटेड टू कैपिटल एंड रिलेटेड टू ड्राइंग्स। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से कुछ और ट्रांजेक्शन के लिए। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बैंक। अब देखिए, बैंक के साथ एक बिजनेस के मेन ट्रांजेक्शन सारे बैंक से ही होते हैं। कैश में भी आप ज्यादा ट्रांजेक्शन बिजनेस में करते नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कैश के ट्रांजेक्शंस करने के लिए इनकम टैक्स में कुछ लिमिट्स तय कर दी गई हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 40 में वो हमारे को ये बता रखा है कि अगर आपने 10,000 से ऊपर कोई पेमेंट किया कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो आपका सारा खर्चा जो कैश में आप कर रहे हो
डिसअलाउ कर दिया जाएगा, मतलब उसको एक्सपेंस माना ही नहीं जाएगा। इस वजह से फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, इनकम टैक्स वाले चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज की। और ट्रांसपेरेंसी तभी होगी, अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब हम कैश में कम से कम ट्रांजेक्शन करेंगे और बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, ऑनलाइन वॉलेट के यूज करते हुए अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग जो है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी कर पाएंगे और उसका रिकॉर्ड पूरा सिस्टम में भी रहेगा, बैंकिंग सिस्टम में भी रहेगा, तो वो एविडेंस के तौर पे आगे काम भी आता रहेगा और आपके ट्रांजेक्शन्स पे गवर्नमेंट भी, इनकम टैक्स वाले भी नजर रख पाएंगे। इसलिए बैंक से हमारा बहुत बड़ा जो है सारा बिजनेस ही बैंक के थ्रू चलता है। तो बैंक से हम क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं वो अब आपको सिखाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम बैंक को अपनी एसेट माने कि बैंक में जो हमारा बैलेंस है हमारी एसेट है। अब एसेट का रूल लगा लो, बैंक अगर हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डीआर। तो बैंक का बैलेंस जब भी इंक्रीज होगा हम डीआर करेंगे और बैंक का बैलेंस जब भी डिक्रीज होगा हम सीआर कर देंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज हो रही, और अगर आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट कर देंगे। और अगर ट्रेडिशनल रूल से सीखो तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक अपना अलग से। तो हमने सीखा था पर्सनल रूल क्या है, रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक जब भी रिसीवर होगा, बैंक कब रिसीवर होगा, जब बैंक में हमारा पैसा जमा हो रहा होगा, हम जमा करा रहे होंगे, हमारी ओर से कोई और जमा करा रहा होगा, तो बैंक डेबिट होगा। बैंक अब उसी रूल में होता है क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। अब जब भी बैंक हमारी ओर से गिवर होगा, मतलब हमारे कुछ पेमेंट्स बैंक कर रहा है, हमारे किसी चेक का पेमेंट बैंक कर रहा है, हम चेक लिखेंगे तो पेमेंट तो बैंक से होगा, तो बैंक पेमेंट करेगा, उस केस में बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, बट ये ज्यादा सिंपल है। अब ये कहना कि बैंक हमारी एसेट है, हम तो मॉडर्न रूल से चल रहे हैं, यही सीख रहे हैं मॉडर्न रूल से, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस के अंदर ही सब कुछ। बैंक भी, बैंक बैलेंस भी हमारी क्या है, एसेट है, हमारी संपत्ति है, हमारी चीज है, तो हम उसको जैसे चाहे खर्च करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारा है, जो भी कुछ है इसका हो। तो बैंक अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब ट्रांजेक्शन करते हैं सिंपली, ठीक है। तो देखिए, तो ट्रांजेक्शन हम लोग क्या क्या हो सकते हैं हमारे बैंक से, ये तो आपको पता ही होगा बैंक से क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला ट्रांजेक्शन देते हैं। सपोज हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, ओपन a bank account with rupees 10,000 with ICICI Bank। सपोज ICICI बैंक, हमने ICICI बैंक में अकाउंट ओपन कराया, और ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में मेनली कौन सा अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सुना होगा कभी आपने सेविंग्स अकाउंट में, बिजनेस कभी सेविंग्स अकाउंट बिजनेस में ट्रांजेक्शन करने के लिए ओपन नहीं कराता, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजेक्शंस करने की लिमिट होती है विड्रॉल की वगैरह की। तो क्योंकि बिजनेस में तो बार बार विड्रॉ करना पड़ेगा अमाउंट, तो इसलिए वहां पर करंट अकाउंट ओपन कराया जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप कितनी बार भी विड्रॉ करें, कितनी बार भी अमाउंट डिपॉजिट कराए। लेकिन हाँ, लिमिटेशन ये है कि करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बिजनेस दोनों तरह के अकाउंट लगभग मेंटेन करते हैं, केवल करंट अकाउंट ही नहीं करते। लेकिन हाँ, वो बिजनेस के मेनली ट्रांजेक्शन जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, और जहां उन्हें ट्रांजेक्शन कम करने होते हैं वहां पर वो बैंक सेविंग अकाउंट भी यूज कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी वो लोग अर्न करते रहे। तो अभी आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, ऑब्वियसली बात है बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सब कुछ चीजें, इसमें उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है हमारे को, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप जमा कराएंगे कुछ सभी अकाउंट खुलेगा, क्योंकि बैंक में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इनिशियल जमा कराना होगा, जैसे हम मिनिमम बैलेंस कहते हैं। तो 10,000 रुपीज सपोज आपने डिपॉजिट करा है और बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, तो हुआ क्या, आपके पास से कैश गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, दोनों ही एसेट है, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, बट एक बढ़ रही है, घट रही है। तो कैश तो कम हो गया, तो कैश एसेट कम हो गई, सीआर कर देंगे, और बैंक बैलेंस जो है एसेट बढ़ गई, उसे हम डीआर कर देंगे। लिखेंगे कैसे, बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, और या फिर बैंक अकाउंट विथ ICICI ये लिख सकते। डीआर क्या होता है, कई बार जब हमारे एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट होंगे, और बिजनेस में तो होते ही हैं,
ये कंफ्यूजन रहेगा कि मान लो अगर आपने केवल बैंक अकाउंट ही ओपन किया किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो सारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होता रहेगा। अब मान लो कुछ ट्रांजेक्शन आप आईसीआईसीआई बैंक से कर रहे हो, कुछ एचडीएफसी से कर रहे हो, कोई पीएनबी से कर रहे हो, कोई एसबीआई से कर रहे हो, तो अलग अलग अकाउंट से अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेकिन उसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं कर रहे, हम तो एक ही अकाउंट में सारी कहानी चला रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी आपको बैलेंस फाइंड आउट करने में। ईच एंड एवरी बैंक का अलग अलग हिसाब किताब देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे आईसीआईसीआई बैंक से काम चल रहा है तो लिख देंगे बैंक अकाउंट विद आईसीआईसीआई। बट नॉर्मली जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ दिया हुआ नहीं है, बुक में भी आप देखते हैं, आप लोगों को ये बैंक का नाम नहीं दे रखा होता तो आपको लिखना भी नहीं होता, आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट। करेंगे हम क्या, डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, और क्या कम हो रहा है, कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट, 10,000 से बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जैसे हमने बैंक में अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कराया है, हम निकालते भी हैं, ड्यू रुपीज 5,000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस पे यूज के लिए हमने बैंक से 5,000 निकाल दिए। कोई भी यूज होगा, मतलब में कहीं पैसा देना होगा, कोई एक्सपेंस देना होगा, या किसी का कोई हिसाब किताब करना है, या कोई चीज खरीदनी है, वो हमने खरीदेंगे तब देखेंगे, तब उसका अलग से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। बट अभी हमारे पास ये है कि हमने हाल फिलहाल बैंक से कैश निकाल लिया, पैसा निकाल लिया और अपने पास लेकर आ गए। तो अगर हमने बैंक से पैसा निकाला तो फिर अब की बार एंट्री क्या होगी, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास से कैश अब की बार आ रहा है बैंक से, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर, और बैंक नाम की एसेट क्या हो जाएगी, सीआर। बहुत सिंपल है, बैंक का बैलेंस जब भी इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक एसेट है, और बैंक का बैलेंस जब भी डिक्रीज होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में बात की, ठीक है। अब कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो चेक से भी होते हैं। चेक से क्या होते हैं, या तो आपको चेक मिलता है या आप किसी को चेक देते हैं। जैसे सपोज करिए, रिसीव अ चेक फ्रॉम दिनेश, कोई दिनेश हमारा डेटर से हमें चेक मिल रहा है ₹5,000, 5,000 का चेक मिला। अब चेक मिलने पर दो बातें हैं, क्या आपने बैंक में चेक जमा करा दिया, क्या आपने बैंक में चेक जमा करा दिया। अब सपोज करो दो बातें, इफ नो इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिपॉजिटिंग ऑफ चेक, मतलब हमने चेक बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहां पर अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, हमारे पास और आगे क्वेश्चन है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि चेक हमने बैंक में क्या कर दिया होगा, जमा करा दिया। अज्यूम करेंगे कि हमने बैंक में चेक जमा करा दिया, तो बैंक में हमने जब चेक जमा करा दिया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वापस वही काम, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम, यार बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। और सीआर क्या करेंगे, किससे आया ये चेक, कौन है गिवर, दिनेश, या यूं बोलते हैं दिनेश जो हमारा डेटर था जिससे पैसे ले रहे थे उसने दे दिए, डेटर असेट खत्म हो गई। अब दिनेश से हिसाब किताब नहीं करना है, दिनेश का हिसाब किताब जो है बैलेंस कम हो गया, तो दिनेश को हम क्रेडिट कर देंगे, गिवर जो है क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, तो दिनेश को देंगे। अब यूं भी हो सकता है, इफ information given, that information दी हुई है that this check is not yet deposited in the bank, हमने बैंक में ये चेक अभी तक जमा नहीं कराया है। क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे मान लो लिखा हो कि चेक मिला दिनेश से 5,000 बट स्टिल नॉट डिपॉजिटेड विद द बैंक, हमने जमा नहीं कराया। तो अब अगर हमने जमा नहीं कराया तो सोचो जब तक हम बैंक में जमा नहीं कराएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, बैंक को तो ना पता आपको चेक मिला है, और आपका बैंक बैलेंस इसको ना बढ़ा देंगे, जब तक चेक क्लियर होगा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा आपका। तो यहाँ इस केस में हम लोग जब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं होता, हम लोग एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट दिया, एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे,
कि वो चेक हमारे पास पड़े हैं इन हैंड, ये भी हमारी एसेट ही है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा तो इनसे मिलना ही ना, बैंक बैलेंस तो इनसे फ्यूचर में बढ़ेगा, अभी तो नहीं बढ़ा चलो लेकिन फ्यूचर में तो बढ़ेगा, तो हम लोग चेक इन हैंड नाम का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। 2 वही किससे आया चेक, गिवर कौन है, दिनेश, हम क्रेडिट कर देंगे जो भी अमाउंट। बात समझ आ गई। अगर चेक मिलता है और उसी दिन जमा हो जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे देते हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं देते तो भी ये मान लो भाई पूरे क्वेश्चन में कहीं पर उस चेक के आगे कोई इंफॉर्मेशन है तो मान सकते हो कि चेक बैंक में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, DR टू दिनेश। अगर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ है तो फिर अकाउंट खुलेगा चेक इन हैंड अकाउंट, DR टू दिनेश। अब सोचिए ये तो हो सकता है कि ये वाला चेक अब जाकर हम बैंक में जमा करा, पहले तो आ गया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद जाकर, अब यही वाला चेक हम बैंक में जमा कराते हैं। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को देखो कैसे लिखेंगे। सपोज यही चेक अगर हमने बैंक में जमा करा था, यही वाला चेक अगर हमने बैंक में जमा करा, चेक्स नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कौन से चेक्स, प्रीवियसली रिसीव्ड चेक्स, जो हमें प्रीवियसली रिसीव्ड हो गए, पहले ही हमें मिल गए, वो चेक हम कहां जमा करा रहे हैं, बैंक में। पहले से मिले हुए चेक अगर आप बैंक में जमा कराएंगे तो अब कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, बैंक को कर देंगे डेबिट। देखिए बैंक को तो कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया इसलिए। और ये जो चेक हमारे पास आया था तो हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया था, चेक इन हैंड। अब यही चेक जब चला जाएगा तो इस अकाउंट को हम यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट 5000। क्लियर है बात की नहीं। प्रीवियसली रिसीव्ड हुआ चेक जब भी बैंक में जमा होगा, एंट्री ये बनेगी कि बैंक अकाउंट तो हो जाएगा DR, और चेक इन हैंड जब आया था तो हमने चेक अकाउंट लेकिन हैंड अकाउंट डेबिट किया था, अब वो चेक चले जाएंगे तो चेक इन हैंड अकाउंट क्या कर देंगे। ऐसा सिर्फ टाइम गैप की वजह से हुआ है। अगर आप इसका इफेक्ट देखें तो क्या हुआ, चेक इन हैंड पहले डेबिट हुआ, बाद में जाके क्रेडिट हो गया किसी और डेट को, अल्टीमेटली अकाउंट तो बंद हो गया। इफेक्ट क्या हुआ कि बैंक डेबिट हुआ, दिनेश क्रेडिट हुआ, बैंक डेबिट हुआ, दिनेश क्रेडिट हुआ, मतलब चेक तो जमा होने की एंट्री ही होगी, बैंक अकाउंट DR किससे आया, चेक टू दिनेश, लेकिन बिकॉज टाइम गैप था बीच में, चेक आने और जमा होने के बीच में, तो हम लोगों ने क्या करा, पहले चेक आने की एंट्री कर ली और फिर जमा करा। समझ में आ गई बात की नहीं। कई लोग बोलते हैं सर तभी एंट्री कर लेना जब जमा कराएंगे, क्योंकि जमा कब कराएंगे हमें क्या पता, टाइम मिला नहीं मिला, मंथ एंड हो गया, हम दिनेश का हिसाब किताब चेक कर रहे हैं, हमने तो एंट्री नहीं करी, जबकि दिनेश तो चेक दे चुका है, हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया, गलत है। फिर हम दिनेश से पैसे मांग रहे हैं कि दिनेश भाई आपका चेक का पैसा, आपका पैसा नहीं आया हमारे पास अभी तक। दिनेश बोलेगा भाई मैंने तो चेक दे दिया आपको, अब आपने जमा नहीं करा, मेरी गलती थोड़ी ना है, आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए था, बट आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा। बोले हमने सोचा जब बैंक में जमा कराएंगे तब देख लेंगे, तब एंट्री कर लेंगे, तो ये हो जाता है। इसलिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब इसी तरह हो सकता है जब आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब आप किसी को चेक से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, परचेज्ड मशीनरी। अब तक हम बार बार कुछ खरीदने की एंट्री करते हैं तो आपके बाद मशीन खरीदते हैं ऑफ रुपीज या 4 रुपीज 50,000 बाय चेक। बाय चेक का मतलब मशीन खरीदने के लिए हमने पेमेंट किससे कर दिया, चेक से। एंट्री क्या होगी, क्या आ रहा है हमारे पास, मशीन असेट आ रही है, मशीन नाम की असेट बढ़ रही है तो असेट मशीन की तो DR हो जाएगी, और चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस जो है बैंक नाम की असेट कम हो जाएगी, उसे हम कर देंगे सिंपल। तो कहने का मतलब है जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे बैंक अकाउंट क्रिएट कर देना होगा, क्योंकि
आपका वो चेक जब भी बैंक में लगेगा आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इससे जैसे भी चेक रिसीव होता है तब तुम देखते हैं चेक जमा हुआ कि नहीं हुआ, तब हम एंट्री करते हैं। लेकिन जहां हम चेक दे रहे हैं किसी को तो हमको कब पता चलेगा, और हम तब तक तो ना वेट करते रहेंगे कब वो चेक लगाएगा सामने वाला बैंक में, तब हम एंट्री करेंगे। हम लोग तो जिस दिन चेक से पेमेंट करते हैं उसी दिन हम लोग एंट्री कर देते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? तो जब आप किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो कोई चेक इन हैंड और क्रेडिट इन अकाउंट कुछ नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपने चेक से पेमेंट किया, आप उसी दिन अकाउंट एंट्री कर देनी है और बैंक को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ये अज्यूम करते हुए कि वो चेक का पैसा बैंक से निकल गया, चाहे नहीं निकला हो उस समय। उसके लिए फिर एक प्रॉब्लम आएगी, बैंक बैलेंस आपका जो है आपके हिसाब से कुछ अलग आएगा। आपने तो सोच लिया पेमेंट हो गया लेकिन एक्चुअल पेमेंट हुआ नहीं, तो उस प्रॉब्लम के लिए एक चैप्टर होता है हमारे अकाउंटिंग से जिसको हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो सीखेंगे हम आगे। ठीक है, आगे की बात है। अभी ले लो और आगे एग्जाम्पल, जैसे पेड सैलरी पे करी हमने एम्प्लॉइज टू गोपाल एक एम्प्लॉई है, ₹10,000 बाय चेक। ठीक है, अब चेक का मतलब ये मत समझिए कि चेक का मतलब चेक ही काट के दूं फिजिकल, ऑनलाइन ट्रांसफर भी तो होता है आज के समय में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी होता है, कई तरीकों से यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर भी होता है, कई तरीके से। अल्टीमेटली सभी तरह के ट्रांसफर्स में जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पैसा तो आपके बैंक से निकलता है, तो उस केस में आपका बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक क्रेडिट कर दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एंट्री क्या होगी, सैलरी पे कर रहे हैं किसको, गोपाल को। गोपाल कोई डेबिट क्रेडिटर नहीं है हमारा, सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, गोपाल का नाम नहीं आएगा क्योंकि गोपाल से कोई हमने गुड्स परचेज नहीं किया, सेल नहीं किया, और गोपाल हमारा कोई डेबिट क्रेडिटर नहीं है। गोपाल तो उस पर्सन का नाम है जो हमारे यहाँ एम्प्लॉई है, गोपाल से हमारी कोई डेबिट क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई गोपाल का नाम नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट गोपाल का। ठीक है, हमारे लिए तो क्या है, सैलरी है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी चुकाना खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। और पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से, तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, इस तरह से आपको एंट्री बनाना। जब भी आप किसी एक्सपेंस का, किसी एसेट को खरीदने का या किसी पार्टी को जब पेमेंट करोगे डेबिटर क्रेडिटर को अपने, तो आप लोग बैंक से अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ट्रांसफर करके, एक मिनट, तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर रहे हैं तब भी आपको बैंक अकाउंट क्रिएट कर देना, मतलब आप बैंक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। आज के लिए लगभग हम लोग इतना ही ले पाएंगे। ठीक है, ये क्लास में आज हमने सीखा जो ट्रांजैक्शन है बैंक से रिलेटेड, जो ट्रांजैक्शन है कैपिटल से रिलेटेड, जो ट्रांजैक्शन है ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, अभी भी एंट्रीज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी बहुत सी चीजें या बहुत से ट्रांजैक्शन सिखाने बाकी हैं, वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।